अंतःद्रव्यीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? ठीक है, हम बोल रहे हैं अंतःद्रव्यीय जालिका, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, पहले इसका नाम समझ लो, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे लिखा मैंने एंडो, यहां मैंने लिखा प्लाज्मिक, प्लाज्मिक, है ना। तो एंडो का क्या मतलब हुआ? अंतः, है ना, यानी कि अंदर की तरफ, हाँ या ना। और प्लाज्मिक का यानी कि जो द्रव्य है, हाँ या ना, जो प्लाज्मा है उसके अंदर कोई एक एपरेटस या कोई एक ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए? तो इसका नाम क्या हुआ? अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतः यानी कि एंडोप्लाज्मिक यानी द्रव्य, और जालिका यानी कि जो रेटिकुलम है, एक नेटवर्क के, है ना, एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है, एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं? रेटिकुलम यानी का एक नेटवर्क, है ना, एक नेटवर्क, या फिर हम कहेंगे कि जालिका के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो आपको इसका नाम समझ में आ गया कि हम इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको क्यों बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, यह यूकैरियोटिक कोशिका, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी कोशिका द्रव्य में चपटे, है ना, आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत। कैसा है यहाँ पे डायग्राम देखो, ये क्या कह रहा है कि ये कोशिका द्रव्य में, ये एक मान लीजिए कि ये कोशिका है ना, ये कोशिका है, और यहाँ पर क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक चपटी, आपको चपटी संरचना नजर आ रही है ना, ये चपटी संरचना है। फिर हम बोल रहे हैं कि ये थैली युक्त छोटी नलिकावत, ये एक मतलब ये देखो इस तरीके से ये अंदर के समान, यानी कि अंदर थैली नुमा स्ट्रक्चर, फिर ट्यूबुलर फॉर्म में ये ट्यूब्यूल्स बना रही है, ये देखो ये ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, हाँ या ना, यही बोला है हमने। और ये क्या कर रहा है? जालिका के रूप में एक पूरा नेटवर्क, ये देखो आप, यहाँ से लेकर के ये एक पूरा जाल या जालिका के रूप में जो है बिखरा रहता है। इसी रीजन से हम इसको क्या बोल रहे हैं? ER बोल रहे हैं, दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम इसको जानते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्प्रदिवा जालिका के बाहरी सतह पर प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स हैं बच्चों, है ना, राइबोसोम हमने थोड़ा बहुत देखा था, अभी आपके इस टॉपिक में भी आएगा, सो डोंट वरी। तो राइबोसोम जो होते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर, आपको पता है कि यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका, क्वेश्चन सुनना, यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तो वो ATS टाइप के होते हैं, हाँ है ना, एम आई राइट? ATS, है ना, 80S प्रकार के होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल। बट इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंड गोल्जी एपरेटस, उसकी हम बात करें, है ना, और जो होता है कि क्या बोला मैंने कि जो राइबोसोम है, यहाँ पर जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे? ATS होंगे ना, हाँ है ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम की बात करेंगे, है ना, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम की बात करेंगे तो वहाँ पर जो राइबोसोम का जो श्वेतबर्ग यूनिट आएगा वो कितना आएगा? 70S, है ना, याद रखना है हमें। क्लोरोप्लास्ट का कितना आएगा? 70S। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं अपन। तो प्राय राइबोसोम अंतःद्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चर में ये जो है, ठीक है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। और ये राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब ER, है ना, ER प्लस राइबोसोम हो तो हम क्या बोलेंगे इसको? RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो हिसाब से होती है, जब राइबोसोम प्रेजेंट हो तो हम ER को क्या कह रहे हैं, और जब राइबोसोम नहीं प्रेजेंट हो, जब एब्सेंट हो, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? तो हम इसको बोल रहे हैं खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका, यानी कि रफ ER। अब देखो रफ यानी कि जैसे हम बात करें
एक पहाड़ी इलाकों में एक मिठाई आती है, पहाड़ी इलाकों में जो भी आप बच्चे रहते हो या आपके कोई रिलेटिव रहते हो, तो जहाँ एक मिठाई आती है, वहाँ पर क्या होता है कि अंदर से ऐसे, है ना, अंदर से ऐसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, चॉकलेट जैसा फ्लेवर होता है उसके अंदर, है ना, बहुत टेस्टी स्वीट होती है। हमारे कोई नॉन थे, वो हमको देकर जाते थे, मतलब दिवाली के टाइम पर, और मुझे वही समय याद आ रहा है क्योंकि दिवाली बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है हमारे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वो मिठाई होती है जो पहाड़ी इलाकों में मिलती है, नेम नहीं पता मुझे, नहीं तो मैं आपको बता देती, आप सर्च भी कर सकते थे। अंदर से वो चॉकलेट की तरह एकदम सॉफ्ट होती है। जैसे हम बात करें 5 स्टार आती है, 5 स्टार चॉकलेट जो बाहर से एकदम सक सक लगती है लेकिन अंदर सॉफ्ट होती है, वैसे ही अंदर क्या होता था, ये सॉफ्ट होता था। और इसके ऊपर कुछ ऐसे वाइट वाइट कलर के, जैसे साबुदाने होते हैं ना, साबुदाने वैसे शुगर के गोल गोल वो होते थे, है ना, शुगर के ऐसे गोल गोल इस पे लगे रहते थे, एकदम ऐसे शुगर के गोल गोल जो होते हैं पार्ट्स, वो इस पे लगे रहते थे। तो ऐसी मिठाई होती थी, अंदर से पूरी चॉकलेट की और बाहर ऐसे इस पे ऐसे। तो अब क्या होगा कि बाहर से वो कैसे लगती थी, पूरी रफ, है ना, मतलब खुरदरी सी लगती थी कि बाहर आप उसको हाथ लगाओगे तो एकदम खुरदरा सा लगेगा। तो इसी तरीके से जब अपन खुरदरी अंतः पृथ्वी जालिका की बात कर रहे हैं, तो यदि किसी सतह पर कुछ खुरदरे, या हम कहें कि एक दीवार हमने बनाई, एक वॉल बनाई है एकदम अच्छी वाली, और उस वॉल पे मैंने छोटे छोटे पत्थर लगाए, एकदम नौने से, है ना, एकदम क्यूट से पत्थर लगाए, तो पहले जो दीवार थी वो एकदम स्मूथ थी, है ना, लेकिन जैसे ही वो स्टोन मैंने वहाँ पर अप्लाई करे, तो जब मैंने हाथ लगाए तो वो अब मुझे कैसे लगेगी, खुरदरी, है ना। कुछ लोग वॉल बनाते हैं, है ना, जिसपे बजरी लाइक ऐसा कुछ बनाते हैं, पेपर सा आता है, एक वॉल पेपर सा आता है, जिसपे हाथ लगाओ तो खुरदरा सा आता है ना। तो इस तरीके से जो वॉल होती है सेम ईआर की होती है, कि ईआर पे यदि राइबोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाती है। जिस अंतःपृथ्वी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका बोलते हैं। गेट इट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट समझने के लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाने वाली हूँ, जिसमें अपन रफ ईआर और स्मूथ ईआर के बारे में पढ़ेंगे। फाइन। तो रफ ईआर के बारे में पढ़ने के लिए पहले हमें एक छोटू सा प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे हम, लेकिन मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं होता, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ये बन गई हमारी ईआर। ईआर के साथ यानी कि ये क्या है, पहले तो एक कोशिका बना लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि इससे अपन को अंदर वाली चीज़ें भी पता लग जाएगी कि क्या क्या है। ये है हमारी क्या सेल है, और अंदर ये तो लिख दो साइटोप्लाज्म, है ना, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये हमारी सेल है। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, हमारी ईआर। अब ईआर को समझ लोगे, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है। अब ईआर पे हम बात कर रहे हैं रफ वाली की, तो क्या होंगे इस पे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, है ना, क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ये लो बना लिए। और आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी, है ना, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आप जब डायग्राम देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी आपको राइबोसोम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे। तो ये क्या है, राइबोसोम, है ना, ये क्या है, हमारे राइबोसोम। गेट इट। तो यदि ईआर के साथ में राइबोसोम हो, है ना, तो उसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ या ना, यही बोलेंगे। जब ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि रफ सतह हो गई, जैसा कि अभी हमने बात कर ही ली है पहले से। अब क्या होगा कि ये जो आप देखो,
ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, हाँ या ना, हाँ न्यूक्लियर पोर, फाइन। ये जो बीच में गैप्स हैं ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे जो RER है बच्चों, उसका बेसिकली फंक्शन क्या है, उसका बेसिकली फंक्शन क्या है। तो हमने जब पढ़ा था राइबोसोम के बारे में, है ना, जब हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा तो मैंने बोला कि जो राइबोसोम है ना, जो राइबोसोम है हमारा वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है, हाँ या ना, है ना, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। कैसे करता था कि भाई इस तरीके से, और ये राइबोसोम है, ये mRNA है, ये हमने देखा था, हाँ या ना, ये हमने देखा था। कुछ राइबोसोम क्या होते हैं, सेल में इसी तरीके से फैले हुए होते हैं, मतलब फ्री राइबोसोम, इनको हम बोलेंगे फ्री राइबोसोम, जो कि किसी से भी बाउंड नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, जो किसी से भी बाउंड नहीं होंगे, किसी भी सतह पे चिपके हुए नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहे हैं अपनी मर्जी से, है ना, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प हो रहा है वो कहाँ है, अभी अपन ने बोला कि वो ER पे प्रेजेंट है ना, ER पे। तो आप एक क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, जब अपन गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे तब भी आएगा। तो क्या करता है जो रफ ER है ना, जो रफ ER है वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में आपको हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। कौन हेल्प करेगा, जहां पर आपका राइबोसोम प्रेजेंट है ER पे, यानी कि रफ ER प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन संश्लेषण में आपको मदद करेगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट कि रफ ER अपन ने क्या बोला। अब अपन एक बार चलते हैं हमारे स्पेस स्लाइड पे। तो ये कोशिकाओं के प्रोटीन संश्लेषण स्त्रवण में सक्रिय भाग लेती है, और ये क्या करती है, सिक्रीशन में हेल्प करती है। कैसे, यहाँ पर मान लीजिए प्रोटीन बना दिया, है ना, ये प्रोटीन बना दिया, अब ये प्रोटीन में जाएगा, अब ये प्रोटीन से सिक्रीट कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा सा अपन को डायग्राम और बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उनमें खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुतायत से मिलती है, हाँ, ये काफी फैली हुई और केंद्र के बाहरी झिल्लिका तक फैली होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नीट एग्जामिनेशन के लिए आपसे पूछा जाता है कि, क्या पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है कि जब हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, हाँ या ना, जब हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी तो उससे ER की कौन से टाइप की, ER कौन से टाइप की जुड़ी हुई होती है। दैट मीन्स ये न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, ये मेम्ब्रेन है, फाइन, ये मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर जो इस मेम्ब्रेन से, है ना, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे कौन सी ER जुड़ी हुई है, कौन से टाइप की। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर राइबोसोम थे, यहाँ पर भी राइबोसोम है, तो रफ ER, है ना, रफ ER हमेशा जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। हो सकता है आपके नीट में ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, या किसी कंपटीशन एग्जाम में जो साइंस का हो उससे पूछा जा सकता है। क्लियर। अब है अपन चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि स्मूथ ER के बारे में। अब देखो वापस पीछे चल रहे हैं अपन, यहाँ पर यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, क्योंकि ये मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा रफ करने वाली हूँ, फाइन। यहाँ पर ठीक है, ये आपने उतार ही लिया होगा, तो अब अपन क्या करेंगे, ये हटा रहे हैं। अब क्या हुआ, जो अपनी, एक मिनट, तो ये कैसी है, स्मूथ, है ना, स्मूथ यानी कि चिकनी, अपनी स्मूथ ER है, ठीक है, SER, क्या बोलेंगे, SER और RER। अब अपन जो स्मूथ ER है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको पता है जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, भाई जो वॉल है उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, है ना, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो एकदम स्मूथ होगी, हाँ या ना, चिकनी सतह होगी। तो यहाँ पर चूंकि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो चिकनी अंतःद्रवी जालिका है वो कहलाती है। ये बात हमें समझ में आ गई।
अच्छे से आ गई। अब हम देखने वाले हैं कि आखिरकार ये जो स्मूथ ईआर है बेसिकली कार्य क्या करती है। इसके कार्य को जानने के लिए हम पहले एक बार स्लाइड पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि गोल्जी एपरेटस के साथ में, है ना, इसका बहुत यूटिलाइजेशन है, बहुत अच्छा कार्य है। और अपन एक और स्लाइड लेंगे जिसपे अपन बताएंगे कि जो स्मूथ ईआर है वो क्या क्या कार्य करती है। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर, राइबोसोम जहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो अंतः द्रव्य जालिका क्या होती है? चिकनी लगती है, एकदम स्मूथ सी लगती है। और इसे हम क्या बोल रहे हैं? अंतः चिकनी द्रव्य जालिका कह रहे हैं। चिकनी अंतः द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपकी SER है। एक बार बच्चों मैं यहाँ पर ये रफ कर दूं क्या? आप ये पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है, पहले बना लीजिएगा और फिर जब इस पे जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हाँ, है ना। अब अपन देख रहे हैं SER के फंक्शंस। ठीक है, तो पहला फंक्शन बोला कि ये तो लिपिड, है ना, लिपिड का क्या कर रही है? प्राणियों में लिपिड संश्लेषण यानी कि लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। ये क्या बनाती है? लिपिड बनाती है, पहली बात। फिर लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका से निकलते हैं। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी SER से ही निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? SER से। अब जो स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे, है ना, स्टेरॉयडल, ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन। अब स्टेरॉयडल हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं? जो हमारे सेक्स हार्मोन है ना, जो ह्यूमंस में सेक्स हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉयडल होते हैं। हाँ या ना, सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन में कौन कौन से होते हैं? यदि अपन फीमेल की बात करें, यदि अपन फीमेल की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्टेस्टेरोन, है ना, एस्टेस्टेरोन। और यदि अपन मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, एजिस्ट्रोन, ये दिक्कत हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और हमारा टेस्टोस्टेरोन। तो ये 3 हार्मोन होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये तीनों हार्मोन क्या है? स्टेरॉयडल है। क्या है? तीनों हार्मोन स्टेरॉयडल है। अब क्या होगा कि इनका जो सिक्रीशन है बच्चों वो कहाँ से होगा? SER से। कहाँ से होगा? SER से। अब हम देखेंगे कि अरे गोल्जी आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि हमने देखा हार्मोन का हुआ। अब हार्मोन का बताने के लिए इसके अलावा मैं आपको एक और स्लाइड ऐड कर रही हूँ बच्चों। हाँ, तो SER का जो फंक्शन है ना, जो स्मूथ है ना, जहां पर अपने पास क्या नहीं पाया जा रहा? राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। तो सबसे पहले इसने लिपिड सिंथेसिस का कार्य किया। इसके अलावा स्टेरॉयडल हार्मोन जो कि मेल एंड फीमेल में पाया जाता है वो। अब आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आ सकता है SER सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ठीक है, जो SER है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्टिव होगी, कहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी? सबसे बड़ी बात है, देखो बच्चों, जो फीमेल में हार्मोन पाए जाते हैं, है ना, ओवरी में पाए जाते हैं। हाँ, है ना, जो फीमेल हार्मोन है यानी कि स्टेरॉयडल हार्मोन है वो ओवरी में पाए जाएंगे, है ना, फॉलिकल ट्यूब से सिक्रीट होते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यदि आपको पता है कि जो भी फीमेल में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, जो भी फीमेल में चेंजेस आते हैं उनके लिए दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ना। फिर हम मेल की बात करें टेस्टोस्टेरोन की, है ना, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या कर रहा है? जितने भी मेल्स हैं, है ना, उसमें स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म होता है आप लोगों का, उसके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, इसके अलावा आपकी वॉइस के लिए, है ना, जो आपकी वॉइस हैवी हो जाती है। फिर आपकी हेयर ग्रोथ के लिए,
हाँ या ना। और आपके जो मसल्स होते हैं, है ना, जो आपके मसल्स होते हैं भैया, आप लोगों की जो बॉयज होते हैं उसकी कदकाठी कैसे होती है, थोड़ी सी हीमन लाइक, है ना, और जो गर्ल्स होती हैं वो एकदम फ्लेक्सिबल होती हैं ज़्यादा, जबकि जो मेल्स होते हैं वो थोड़े से रफ एंड टफ लाइक होते हैं। फाइन। तो क्या हुआ कि ये जो हार्मोन है यदि आपकी बॉडी में कम हो जाए तो आप क्या करोगे, आप में चेंजेस खराब हो जाएंगे, हाँ या ना, आपके चेंजेस खराब हो जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो आपको ये पता लग गया कि भैया जो SER है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ होंगी, स्टेरॉयडल हार्मोन में, है ना, या तो ओवरी में होंगी, है ना, या तो ओवरी में होंगी, या फिर जो मेल गोनाड्स है उसके अंदर होंगी, हाँ या ना, है ना, जो मेल गोनाड्स हैं उसमें भी होगी। तो ये सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है, SER। तो SER की मात्रा भी यहाँ ज़्यादा होगी। इसके अलावा SER कहाँ ज़्यादा होगी, इसके अलावा जो SER है वो कहाँ ज़्यादा होगी। तो बच्चों क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि जो भी ड्रग्स है ना, ड्रग्स यानी कि अपन मेडिसिन की बात कर रहे हैं, है ना, जो मेडिसिन है उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, ड्रग्स का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारी बॉडी से, वो भी कौन करता है, SER। कौन करता है, SER करता है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। क्योंकि आपको पता है मेडिसिन का जो हम दवाइयाँ लेते हैं, ऐसे कहते हैं ना भैया ज़्यादा दवाइयाँ लेने से उसका लीवर बोल गया, ऐसा ही बोलते हैं अपन, भाई उसका लीवर बोल गया। अब उस पर कोई चीज़ का असर नहीं होगा, लीवर डैमेज तो पूरी बॉडी खराब। तो जो ड्रग्स हम लेते हैं, जितनी भी मेडिसिन आप लेते हो, कितनी सारी मेडिसिन अपन लेते हैं, कभी बुखार की, कभी जुकाम की, कभी खांसी की, कभी और भी फलाना ढीमका, जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके लिए मेडिसिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। उसके मेडिसिन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य होता है लीवर में, और लीवर में काम करता है SER। लीवर में काम कौन करता है, SER करता है। कौन करता है, SER। तो अब मुझे बताओ कि SER की मात्रा कहाँ पर ज़्यादा होगी, लीवर में भी ज़्यादा होगी, हाँ है ना। लीवर में हो गई, हमारे मेल एंड फीमेल के जो भी जनन अंग है उसमें हो गई, है ना, 2-3 जगह हो गई। अब एक और बात, जो बंदे, है ना, जो बंदा या जो इंसान है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक करता है, यानी एल्कोहल, है ना, जो एल्कोहल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, कंजप्शन करता है, उसका बहुत ज़्यादा अपटेक करता है या इनटेक करता है, उसमें क्या होगा, है ना, उसमें क्या होगा। आपको पता है कि यदि कोई बंदा ड्रिंक कर रहा है रेगुलरली, भैया बिल्कुल बेवड़ा लाइक हो गया वो तो, है ना, बेवड़ा हो गया एकदम। अब उसको बस पीना है, हमको तो पीनी है हमको पीनी है, मतलब ये गाना बिल्कुल उन पर सूट कर रहा है। भैया उसको तो एक ग्लास मारा उसने, उसको कोई असर नहीं हुआ, दूसरा ग्लास पिया उसने, कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ड्रिंक होती है, जो एल्कोहल हो रहा है ना, जो एल्कोहल हो रहा है वो भी डिटॉक्सिफाई हो रहा है ना, किससे, लीवर से, है ना, लीवर से डिटॉक्सिफाई हो रहा है। तो यही रीज़न है कि वहाँ पर भी, मतलब जो बंदे ड्रिंक करते हैं उनकी बॉडी में भी SER की मात्रा जो होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं ड्रिंक नहीं कर रही हूँ और मेरे पास वाला जो पर्सन है या मेरे साथ वाला जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, यदि हमारी दोनों की बॉडी में SER की मात्रा को चेक किया जाए तो उस बंदे में SER की मात्रा ज़्यादा होगी रादर देन मी, ठीक है, मतलब मेरी बजाय उसमें SER ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यू एल्कोहल को ले रहा है ना, आया समझ में। यही रीज़न है कि यदि कोई पर्सन है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेडिसिन, जो बहुत लोग नशा करते हैं ना बच्चों, उन पे जल्दी से कोई भी मेडिसिन देते हैं, चाहे वो बीमार हो, मान लो उस पर मेडिसिन हमने दी तो उस पर असर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें SER ज़्यादा है, उसमें SER ज़्यादा है। SER ज़्यादा होगी तो आपको पता है ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है SER से। भाई SER होती है, जैसी दवाई ली डिटॉक्स हो गया, जैसी दवाई ली डिटॉक्स हो गई, जैसी दवाई ली डिटॉक्स होगी, तो असर कहाँ करेगी। इसीलिए जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक ली, एक ग्लास पिया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। क्यों, क्योंकि SER ज़्यादा है तो उनको बहुत ज़्यादा पीने की आदत पड़ जाती है। क्लियर हो गई बात, आया समझ में, मतलब इंटरेस्टेड है सबसे बड़ी बात तो। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये भी समझ में आ सकता है कि जो एल्कोहल जो पी रहा है पर्सन, है ना, और उसके SER की मात्रा ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स अब उसको कोई नहीं बचा रहा, उसको कोई बचा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसमें SER ज़्यादा है।
कोई दवाई उस पर असर करेगी नहीं जल्दी से, लीवर उसका डैमेज हो जाएगा जल्दी से, किडनी उसकी डैमेज हो जाएगी जल्दी से, हाँ या ना। क्लियर हो गई बात। तो हमने क्या देखा, SCR का कार्य देख लिया, कहाँ कहाँ ज़्यादा पाई जाती है ये भी हमने देख लिया। क्लियर बात। अब हम देख रहे हैं गोल्जी उपकरण। हमारा ER हो गया, ER में हमने रफ ER का काम कर लिया। रफ ER ने क्या किया, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया, सिक्रेशन का काम किया। SCR ने क्या किया, और हाँ SCR में एक और काम रह गया बच्चों। SCR में क्या हो गया कि हमारी बॉडी, जब अपन ने पढ़ा था मसल्स के बारे में पढ़ा था, मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ा था, और मसल टिश्यू में हमने देखा था कि हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, है ना, मायोफिब्रिल होते हैं। मायोफिब्रिल को क्या चाहिए होता है, कैल्शियम। क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है। अब ये कैल्शियम कहाँ से आता है बच्चों, ये आता है SCR से, है ना। SCR में स्टोर होता है कैल्शियम, जो है वो SCR में स्टोर होता है। और ये कैल्शियम जो SCR में स्टोर होता है, ये कैल्शियम आपको मूवमेंट करने के लिए, आपके मसल्स को मूवमेंट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो SCR का ये भी एक कार्य होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलेंगे गोल्जी एपरेटस पे, है ना। गोल्जी उपकरण खोज किसने करी, इंपॉर्टेंट है, कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। कैमलियन मत कर देना, गिरगिट मत बना देना इन सर को, ठीक है। कैमलियो बोलना है अपन ने। कैमलियो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्र के पास एक घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। कहाँ देखी, न्यूरॉन्स में देखी, जिन्हें बाद में उसके नाम पर गोल्जी काय कहा गया। क्या कहा गया, गोल्जी काय। आकार व माप क्या है इसका, चपटे डिस्क के समान होती है। ये देखो बिल्कुल इधर, ठीक है, बिल्कुल चपटी होती है, डिस्क के समान है, इस तरह की शेप होती है ना, डिस्क के समान की शेप होती है। फिर हम बोल रहे हैं इसका व्यास जो है ना, इसका जो डायामीटर है वो है 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर। 0.5 to 1.0 यानी कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। यह एक दूसरे से समांतर ढेर के रूप में मिलती है, जिसको हम जालिका काय कहते हैं। क्या कहते हैं, जालिका काय। अब इधर देखो बच्चों, ठीक है। अभी अपन ने कुछ चीजें सीखनी है। अब यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमारी गोल्जी है, ठीक है, गोल्जी है। यहाँ पर ये है रफ ER, भाई यहाँ पर राइबोसोम लगा दो। ये है स्मूथ ER, ठीक है, ये गोल्जी है। और ये पूरी है कोशिका, ये है पूरी कोशिका, ठीक है। चपटी होती है, इसका आकार 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर होता है, ये हमने देखा। अब हम देख रहे हैं जो गोल्जी है बच्चों, वो कैसी होती है, ठीक है। आपको पता है कि जो स्मूथ है ना, स्मूथ ER है, ये क्या करेंगे, वेसाइकल, है ना, वेसाइकल हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स, ठीक है। जो वेसाइकल्स के फॉर्म में एक बनाते हैं, ये जो वैक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन बना है, ये जो रफ ER ने प्रोटीन बनाया है ना, इस प्रोटीन को ये वैक्यूल के द्वारा निकालेंगे, है ना। आपको पता है जो प्रोटीन है वो पर्टिकुलर साइट पे जाना चाहती है। जो गोल्जी का मुख्य कार्य है बच्चों वो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अभी मैं बताऊंगी प्रोटीन मॉडिफिकेशन क्या होता है, और प्रोटीन सॉर्टिंग, है ना। प्रोटीन को छांटना होता है और उनको उनके उचित स्थान पर पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है प्रोटीन को, है ना। क्या होता है, तो प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्यों करते हैं कि मान लीजिए ये वाला जो प्रोटीन है भाई फलाना अंग को देना है, ये वाला जो प्रोटीन है वो दूसरे अंग को देना है। मतलब यहाँ पर जो ER है वहाँ पर तो प्रोटीन बन गया, यहाँ पर प्रोटीन बन गया। अब बनने के बाद देखो रॉ मटेरियल लिया हमने और रॉ मटेरियल को हमने बना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे वो मटेरियल जो है वो मुझे इस तरह का चाहिए, है ना। मान लीजिए कि कागज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कागज़ का हमने रॉ मटेरियल बना लिया, कागज़ दे दिया, तो अब ये कागज़ उसने मेरे को दे दिया, यानी कि
RER ने क्या करा, एक कागज बना दिया। अब ये कागज किसको किस रूप में चाहिए, एक किताब के रूप में चाहिए, है ना, या उसको खाली चाहिए, या उसको कलरफुल चाहिए, है ना, या फिर इस कागज को पूरा एक बुक में तब्दील करना है, या इस कागज को यूज़ न्यूज़पेपर में लेना है, या इसका जो कागज का यूज़ है वो हमें किसी को कार्ड बनाने में देना है। वो डिपेंड करेगा इस गोल्जी, जो गोल्जी के पास मैसेज जाएगा कि भाई हमको इस तरह की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनल हैं उनको प्रोटीन पहुंचाना होता है। तो हम गोल्जी को पता है कि वो प्रोटीन इस वाले अंग देखो ABCD ये क्या है, ऑर्गेनल्स है ना। अब यहाँ पर तो प्रोटीन बन गया, अब प्रोटीन के मॉडिफिकेशन के लिए ये क्या जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, है ना। अब क्या होगा, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, है ना, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो सिस का मतलब जो होता है बच्चों, इधर देख लो, सिस का मतलब होता है सेम यानी कि समान, और ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट यानी कि विपरीत, है ना, अपोजिट यानी कि विपरीत। क्या होता है, विपरीत होता है, अपोजिट होता है। ये आ गया समझ में यहाँ तक। अब क्या हुआ कि ये जो, अब देखो ये क्या है, ER है, ये ER है, ये ER का फ्रंट व्यू है, और ये है गोल्जी, सॉरी अपन इसको कर लेते हैं क्योंकि इससे फायदा होगा। ये है हमारी ER, ये गोल्जी का सीधा मुंह है, मतलब इसका ये फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। जो इसका फ्रंट साइड होगा, है ना, जो इसका फ्रंट साइड होगा मतलब ये इधर वेसिकल बनेगी और इधर भी वेसिकल बनेगी। ये दोनों क्या है, समान जगह पे है, हाँ है ना, ये इधर से वेसिकल बनी और यहाँ पर भी इसने वेसिकल बनाई, तो दोनों वेसिकल समान जगह पे, ये हो जाएगी सिस, ठीक है। और जो इसके अपोजिट साइड पे है भैया, ये इधर है और ये इधर है, ये इधर है, तो ये इससे अपोजिट होगी ना, ये इस वाले गेट पे और ये दूसरे गेट पे है ना। तो ऐसी वाली जो होगी गोल्जी का पार्ट वो हो जाएगा ट्रांस, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट। आया समझ में। अब क्या हुआ, प्रोटीन यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये प्रोटीन यहाँ गया। अब प्रोटीन ने इसको यहाँ दे दिया, गोल्जी ने इस प्रोटीन को इसको दे दिया, फिर इसने एक और प्रोटीन दिया, इसको मॉडिफाई किया और इस प्रोटीन को यहाँ दे दिया, फिर एक और प्रोटीन आया, इस वाले प्रोटीन को डी को ज़रूरत थी। तो गोल्जी ने क्या किया, जो ER ने, रफ ER ने प्रोटीन बनाया था उसकी प्रोटीन सॉर्टिंग करी, है ना, और प्रोटीन क्या करी, मॉडिफिकेशन भी किया। जिस अंग को जिस तरह का प्रोटीन चाहिए था उस आधार पे उसको चेंज करके उस वाले अंग तक पहुंचाने का कार्य किसने किया, गोल्जी का, और यही इसका मुख्य कार्य है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं अपने इसमें क्या लिखा हुआ है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं जिसकी निर्माणकारी सतह यानी कि उन्नतर सतह, ये आ गया। जो निर्माणकारी वेसाइकल का जो फॉर्मेशन करती है वो कहाँ पर है, ER के पास में है। तो ऐसी क्या होगी, कौन सी होगी, निर्माणकारी सतह, जहां पर उसका निर्माण हो रहा है वेसाइकल का। फिर परिपक्व सतह, भाई निर्माण हो गया इस वेसाइकल का, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन इसमें आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और यहाँ पर से जाकर के परिपक्व होकर के पूरा मॉडिफाई होकर के यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो उस वाली सतह को क्या बोलेंगे, ट्रांस, है ना। परिपक्व सतह या फिर उत्तलावतल ट्रांस होती है। क्लियर। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। है दोनों अलग अलग चीज लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमें समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिस क्या होगा, जो निर्माणकारी वेसाइकल बनाएगी, भी प्रोटीन आया, वेसाइकल बनाई, उसमें प्रोटीन गया, अब धीरे धीरे वो परिपक्व मॉडिफाई होगा, और मॉडिफाई होकर के जब परिपक्व अवस्था में वेसाइकल से निकलेगा उस अंग के लिए, तो उस वाले को हम बोलेंगे ट्रांस। क्लियर हो गई बात। गोल्जी के कार्य, द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिका लक्ष्य तक, देखो लक्ष्य तक पहुंचाना है यानी कि प्रोटीन सॉर्टिंग करना है। क्या करना है, प्रोटीन सॉर्टिंग करना है। क्लियर बात, पहुंचाना है और कोशिका के बाहर स्त्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतर प्रतिवर्ती जालिका से पुटिका के रूप में, पुटिका यानी कि ये इस तरीके से, इसमें प्रोटीन पड़ा, ये वेसाइकल बनती है, ये देखो ठीक है, ये वेसाइकल इस तरीके से होगी। ये लो, यहाँ प्रोटीन है, ये वेसाइकल यहाँ आई, फिर ये वेसाइकल यहाँ आई, फिर ये वेसाइकल यहाँ आकर के और सीधा इस ए को मिल गई। क्लियर होगी। तो गोल्जी के सिस सिरे से संगठित होकर, ये सिस है, ये सिस सिरा है और ये इसका ट्रांस सिरा है, हाँ या ना, अपोजिट है दोनों।
भाई यहाँ पर वेसाइकल बनी, फॉर्मेशन हुआ, तो इससे है और क्या करती है, परिपक्व सतह पर गति करती है। ये देखो आई, ये इधर आई, फिर ये इधर गई और ये इधर गई और फिर ये इधर की तरफ गई, परिपक्व सतह पर जा रही है। अतः गोल्जी काय का अंतःप्रदिवीय जालिका से निकटतम संबंध है। हाँ है ना, ईआर से बिल्कुल कनेक्शन है। अभी हमने देखा क्यों कनेक्शन है, क्योंकि जो प्रोटीन बना है वो प्रोटीन गोल्जी के द्वारा ही जाएगा, है ना। अंतःप्रदिवीय जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना, जो गोल्जी काय के ट्रांसरेस से निकलकर पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये प्रोटीन जो आया वो ए को नहीं चाहिए, ये प्रोटीन वापस से किस में जाएगा, अपनी ईआर में, ठीक है। तो ये वापस से ईआर में चला जाता है, क्योंकि ईआर का प्रोटीन होता है, ये ईआर का प्रोटीन होता है। देखो बच्चों क्या होता है कि ईआर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, बहुत सारे प्रोटीन बना देती है, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन, वैसा प्रोटीन, है ना, बहुत सारे प्रोटीन बना देती है। लेकिन क्या होता है कि उसका कार्य होता है कि सिक्रीशन करना है, जो ईआर है, जो प्रोटीन बना है उसको सिक्रीट करना उसका वर्क है। तो वो क्या करेगी, खुद का प्रोटीन भी, जो खुद के लिए, भाई ईआर के लिए भी तो प्रोटीन जरूरत होंगे, हाँ है ना, भाई उसको भी तो प्रोटीन चाहिए होंगे, एनर्जी तो सबको चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट तो सबकी होती है, तो प्रोटीन उसको भी चाहिए। लेकिन उसको ये पता नहीं होता, उसने तो सोचा कि प्रोटीन बन गया, अपन को गोल्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, वो गोल्जी को सारे प्रोटीन दे देता है। अब गोल्जी जिसको प्रोटीन होता है उसको देता है, लेकिन वो प्रोटीन जो ईआर का होता है उसका क्या, तो गोल्जी ही क्या करता है, जो ट्रांस तक पहुंच जाता है, वो ट्रांस पे एक वेसाइकल बनेगा और ये वेसाइकल वापस से जाएगा किसके पास, ईआर के पास। भैया ये तेरा प्रोटीन था, गलती से आ गया था, ये तेरा प्रोटीन था, इसको तू ही रख, तेरे को ही जरूरत है, क्योंकि और किसी अंग की इसकी जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, वापस से ईआर को पहुंचा देगा। क्लियर बात। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट, गोल्जी काय जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। क्लियर बात। ये हो गया हमारा ईआर और गोल्जी एपरेटस। जितनी भी मैंने बताई है बच्चों वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि जो मैंने बताया एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा हमको क्या मतलब है, कौन बेवड़ा, कौन दारू पी रहा है क्या, या कोई मेडिसिन खा रहा है, हमें क्या करना है, नहीं, ये कहीं ना कहीं नीट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने चीज़ बताई है। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।